स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जेईई एंड एई एग्जाम। और क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दी प्रीवियस 3 to 4 ईयर टीसीएस के द्वारा लिए गए पेपर्स पर। तो हमें आगे आने वाले पेपरों में कैसा पैटर्न हो सकता है, कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो इस सीरीज से पता चलते हैं। और आपकी इस सीरीज से प्रैक्टिस भी होती है, रिवीजन भी होता है और काफी कंटेंट आपको जानने को भी मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन से। इन दिस सेकंड प्रैक्टिस सेशन ऑफ सर्वेइंग हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग और स्केल्स पर। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते चले जाएंगे, साथ में नई नई इंफॉर्मेशन भी जानेंगे और साथ में हम जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास है क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट वी हैव, which of the following surveys is carried out to locate premises। premises का मतलब होता है बिल्डिंग, premises का मतलब हो रहा है बिल्डिंग, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम। तो ये सब चीजें कहां पर होती है? ये एक सिटी के अंदर होती है। ये सब चीजें हमारे पास प्रेजेंट इन अ सिटी, प्रेजेंट इन अ सिटी। तो सिटी के फीचर्स जानने के लिए जो हम सर्वे परफॉर्म करते हैं उसे सिटी सर्वे कहा जाता है। तो आंसर होगा सिटी सर्वे। हमारे पास लोकल सर्वे, ऐसा हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि लोकल सर्वे क्या होता है बेस्ड ऑन एनी ऑफ द पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर के बेसिस पर, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, टोपोग्राफिकल सर्वे जरूर होता है। हम क्या स्टडी करते हैं? टू स्टडी फीचर्स जो कि होते हैं नेचुरल फीचर्स, टू स्टडी नेचुरल फीचर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट का एरिया कितना है, लेक्स कितने हैं, आपके पास हिल्स कितना है, किस एरिया में कहां पर कैसा है, वो सब चीजें पता करने के लिए आप जो सर्वे परफॉर्म करते हो उसे कहते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है? एक ऐसा सर्वे जहां पर आप डाटा कलेक्ट करते हो, टू कलेक्ट डाटा फॉर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, फॉर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ किसकी? प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ किसकी? इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की। तो उसके लिए जो सर्वे चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंजीनियरिंग सर्वे, इज रेफर्ड एज इंजीनियरिंग सर्वे। तो आंसर तो क्या हो जाएगा? सिटी सर्वे विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्केल इज यूज्ड टू मेजर एन एंगल और टू सेट ऑफ एन एंगल एंड आर मार्क्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर प्रोटेक्टर ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपके पास प्रोटेक्टर नहीं होता है किसी एंगल को मेजर करने के लिए, तो आप प्रोटेक्टर के भांति, प्रोटेक्टर के जैसा एक स्केल बना सकते हो जो एंगुलर मेजरमेंट कर सके। तो हमारे पास वहां पर उसे कॉर्ड स्केल कहते हैं, स्केल ऑफ कॉर्ड्स कहते हैं। टू मेजर एंड सेट एंगल्स जब प्रोटेक्टर नहीं हो, व्हेन प्रोटेक्टर इज नॉट देयर, प्रोटेक्टर मतलब चांदा, व्हेन प्रोटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, जब प्रोटेक्टर नहीं हो, तो जब चांदा नहीं हो तो एंगल मेजर करना या एंगल बनाना हमारे पास स्केल ऑफ कॉर्ड की मदद से किया जा सकता है। डायगोनल स्केल के बारे में पिछली बार में पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है ये? 3 डायमेंशन तक मेजर कर सकता है। किस पे डिपेंड करता है ये? तो ये डिपेंड करता है हमारे पास, हमारे कैन बी रेफर्ड एज हमारे मेजरमेंट जो है वो थर्ड डायमेंशन का जो मेजरमेंट है, थर्ड डिवीजन का जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है हमारे पास जो है वो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्लेन स्केल कैन मेजर ओनली अप टू 2 डायमेंशन। वर्नियर स्केल की बहुत सारी खासियत है, एक एक करके बताता हूं आपको। वर्नियर स्केल का आपके पास एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है आपके पास रेट्रोग्रेड, और एक होता है आपके पास एक्सटेंडेड। जहां पर आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट वर्नियर के अंदर आपके n-1 डिविजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक वहीं पर आपको पता होना चाहिए रेट्रोग्रेड में n+1 डिविजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल।
ठीक उसी प्रकार एक्सटेंडेड वर्नियर पता होना चाहिए आपको कि 2n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। इस तरीके से स्केलों को बनाया जाता है जहां पर आपके पास डायरेक्ट वर्नियर में आपका वर्नियर और आपका मेन स्केल सेम डायरेक्शन में होते हैं, रीडिंग जो है वो सेम डायरेक्शन में ली जाती है। वहीं पर आपका रेट्रोग्रेड के अंदर वर्नियर और आपकी मेन स्केल ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेजुएटेड होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेजुएटेड होती है। और यहां पर हमारे पास एक्सटेंडेड वर्नियर मोर प्रिसाइज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ जाते हैं यहां पर। तो ये डिफरेंसेस आते हैं हमारे वर्नियर स्केल में। ये बातें जो है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो हो जाएगा ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, A surveyor measured the distance between 2 points on a plan drawn to a scale of 1 सेंटीमीटर 50 मीटर। बेटा देखो ये बता दो सोच के जरा, पिछले सेशन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर, ये कौन सी स्केल है? ये करेक्ट स्केल है। ये कौन सी स्केल है? ये करेक्ट स्केल है आपके पास। एंड द रिजल्ट वाज 500 मीटर। 500 मीटर कौन सी वैल्यू है बेटा? ये मेजर्ड वैल्यू है। लेटर हाउएवर ही डिस्कवर्ड दैट ही यूज्ड अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर को 25 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर की जो स्केल है, कौन सी स्केल है? ये रॉन्ग स्केल है। दिस इज द रॉन्ग स्केल। तो ट्रू डिस्टेंस बताना है बिटवीन दी पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में ट्रू डिस्टेंस अगर बताना हुआ तो कैसे बताएंगे? पिछली क्लास में फंडा बताया था कि अगर आपको करेक्ट लेंथ निकालना हो तो करेक्ट लेंथ कैसे निकाल सकते हो? आपके पास जो रॉन्ग स्केल का आरएफ है, रॉन्ग आरएफ डिवाइडेड बाय आपका करेक्ट आरएफ जो भी होगा इनटू व्हाट? मेजर्ड वैल्यू कर लो आप। तो आपके पास रॉन्ग स्केल जो आपने यूज कर ली वो क्या है? 1/25। 1/25 की सही स्केल क्या थी? 1/50 की। 500 मीटर आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 1000 मीटर के बराबर का करेक्ट आंसर। लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। आंसर क्या है? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, the value of the smallest division of a circle, the value of the smallest division of a circle of a repeating theodolite is 10 मिनट। जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना है? 10 मिनट का है। डिजाइन अ सुटेबल वर्नियर टू रीड अप टू 10 सेकेंड, टू रीड अप टू 10 सेकेंड। तो डिजाइन का मतलब होता है कि आप नंबर ऑफ डिवीजन डिसाइड करो, नंबर ऑफ डिवीजन इज टू बी डिजाइन। तो देखो एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए जो हर जगह लागू होता है, और वो होता है लीस्ट काउंट होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो भी होगा डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ वर्नियर। तो अब यहां से हमसे क्या पूछा है? ये पूछी गई है वैल्यू। ये होता है एस, ये होता है एन, और ये होता है लीस्ट काउंट। तो इस बार आपको लीस्ट काउंट दे रखा है, आपको लीस्ट काउंट दे रखा है, तो आंसर बनेगा एन इक्वल टू एस बाय लीस्ट काउंट। अब एस की वैल्यू आपको दे रखी कितनी? 10 मिनट, डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट दे रखा है 10 सेकंड के बराबर। अच्छा, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं सर। तो आपके पास यहां से n बन जाएगा 10 × 60 सेकेंड्स के बराबर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स के बराबर। ये कैंसिल आउट होंगे तो आंसर बचेगा क्या? n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 के बराबर। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने रखने पड़ेंगे वर्नियर में? 60 रखने पड़ेंगे। आंसर क्या हो जाएगा यहां से आपके पास? 60 इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पता होना चाहिए आपको। अगला सवाल पूछा है, इफ अ ड्रॉइंग यूजेस एन इंजीनियर स्केल। तो मुझे बताओ ये जो फॉर्म लिखा है, ये फॉर्म कौन सा लिखा है? ये इंजीनियर स्केल नहीं लिखी है, ये क्या लिखी है? ये आपके पास लिखी है आरएफ लिखा हुआ है। जब यूनिट नहीं होता है, न्यूमरेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू हो तो उसे आरएफ जनरली बोला जाता है। हाउ लॉन्ग ऑन द ड्रॉइंग वुड अ 300 मीटर रोड बी रिप्रेजेंटेड। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए
कि अगर आपके सामने स्केल लिखी गई है 1:100 की, इसका मतलब होता है 1/100, जिसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर, जिसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। अब आपसे बोला है कि स्केल तो पता चल गई अपने को, इंजीनियर स्केल। हाउ लॉन्ग ऑन द ड्रॉइंग वुड अ 300 मीटर रोड बी रिप्रेजेंटेड। तो अगर ग्राउंड डिस्टेंस 300 मीटर का है तो आपके पास आपका ड्राइंग पे वो लेंथ कितनी होगी? सिंपल सी चीज है, वैसे तो लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सोचना है। सो नाउ स्केल इक्वल टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है। स्केल तो है 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर की, तो जो आपके पास मैप डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस है 300 मीटर का। सोच के बताओ, मीटर से मीटर जाएगा, 300 यहां गया, तो आपका मैप डिस्टेंस कितना बना? 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 3 मीटर। तो 3 मीटर की ड्राइंग, भाई आपके पास स्केल जो है वो 1:100 की है, तो फिर ऐसे में आपके पास आपको सोचने की जरूरत है कि आंसर क्या हो जाना चाहिए। आंसर शुड हैव बीन 3 मीटर के बराबर। लेकिन 3 मीटर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां पर मुझे लगता है कुछ मिसिंग है। सर क्या मिसिंग हो सकता है? मिसिंग ये हो सकता है कि हो सकता हो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर लिखा हो। अगर ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर लिखा होता तो 100 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 300 मीटर 3 सेंटीमीटर के बराबर। आंसर वहां से वो भी आ सकता था। तो जैसा सवाल अपने सामने है अपन वैसा आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है अपना? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, जो है वो 3 मीटर हमारा सही आंसर आ जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। व्हाट डज अ 20 स्केल ऑन अ सिविल इंजीनियर स्केल रिप्रेजेंट? क्या मतलब होता है? देखो पहले तो समझो स्केल के 3 तरीके क्या क्या होते हैं। एक है सिविल इंजीनियर स्केल। सिविल इंजीनियर स्केल। एक होती है आर्किटेक्ट स्केल। और एक होती है मेट्रिक स्केल। सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है? सिविल इंजीनियर मोस्टली ड्राइंग में डील करता है, और ग्राउंड के मेजरमेंट कुछ भी उटपटांग कुछ भी हो सकते हैं, राइट? ठीक है। आर्किटेक्ट के साथ क्या होता है? आर्किटेक्ट को यूजुअली जो जमीन मिलती है उसके डायमेंशन ऑलमोस्ट रिलेटेबल होते हैं। कैसे? 20x50 का प्लॉट हो गया, 50x40 का प्लॉट हो गया, डायमेंशन फिक्स्ड है, मतलब 50x40 फीट। तो ऐसे में क्या हो रहा है, उसके ग्राउंड के मेजरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स है। उसको अपने डिजाइनिंग के टाइम पे मेजरमेंट को छोटा बड़ा करना है, कि छोटा ही करना है। सिविल इंजीनियर के साथ अलग चीज है। ड्राइंग पे स्केल कुछ भी यूज कर सकता है ग्राउंड की चीजों को बताने के लिए। तो होता यह है, सिविल इंजीनियर स्केल यूज कर सकता है कैसी, जरा समझाता हूं मैं आपको, कैसी जरा समझना। 1 इंच इक्वल टू 1 फीट, 1 इंच इक्वल टू 10 फीट, 1 इंच इक्वल टू 100 फीट। या तो ये, या फिर 1 इंच इक्वल टू 20 फीट, 1 इंच इक्वल टू 200 फीट, 1 इंच इक्वल टू 2 फीट। तो ये एक इंजीनियर स्केल की खासियत हुई। अच्छा मुझे बताओ सर, यहां पे आपने क्या किया? यहां पे मैंने जो मेरे पास फैक्ट लेके चले हैं, यहां से यहां तक 10 का मल्टीप्लाई हुआ, यहां से यहां तक 10 का मल्टीप्लाई हुआ। जब ऐसी स्केल इस्तेमाल होती है जहां पर फैक्टर 10 का ही हो, तो उसे 10 स्केल कहा जाता है।
इसे 10 स्केल कहा जाएगा। जब फैक्टर 20 का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब 2 है तो 2 टेंजा, मतलब 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 10 हमारे पास 200, तो इसे बेसिकली 20 स्केल कहा जाता है। ऐसे कुछ भी बन सकती है, 30 50 100 कुछ भी बन सकती है। आर्किटेक्ट स्केल में क्या होता है कि आप फिट को जो है वो कांस्टेंट रखते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपने लिखा 1/4 इंच इक्वल टू 1 फीट, ये आपने लिखा 1/2 इंच इक्वल टू 1 फीट। तो आपके लिए अब फिट का डायमेंशन कांस्टेंट हो गया, ये वाली चीजें वेरिएबल हो गई, इसे आर्किटेक्ट स्केल कहते हैं। और एक होता है मैट्रिक स्केल, जहां पर 1:20, 1:40, 1:5, 1:10, कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसी मैट्रिक स्केल होती है। तो अब यहां पर पूछा है व्हाट डज अ 20 स्केल ऑन अ सिविल इंजीनियर स्केल रिप्रेजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि फुल साइज स्केल का मतलब होता है आरएफ की वैल्यू होती है 1, जहां पर स्केल होती है 1:1, मतलब सेम साइज। वहीं पर डबल साइज का मतलब होता है आरएफ की वैल्यू हो जाती है 2, जहां पर 2:1, मतलब कि अब आपके पास जो है ये जो स्केल आपके पास बनी है, इसे कहते हैं आपके पास कि मॉडल बड़ा है, मतलब जमीन पे जो चीज है वो छोटी है, आपका मॉडल बड़ा हो गया, इसे एनलार्जिंग स्केल कहते हैं। एनलार्जिंग। हाफ साइज का मतलब हो गया आरएफ हो गया आपके पास 1/2 का, क्वार्टर साइज में आरएफ आपके पास हो गया 1/4 का। मुझे बताओ 20 स्केल में फैक्टर कैसे आने चाहिए, फैक्टर कैसे आने चाहिए, 1:20 या 1:200 या 1:2। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, कहने का मतलब ऐसा होता है। तो आपको यहां पे 1:2 कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है सर, इसे कहेंगे हाफ साइज। अगर 40 स्केल लिखा होता तो क्वार्टर साइज अपना आंसर आता, 40 स्केल लिखा होता तो क्वार्टर साइज अपना आंसर आता। ठीक है, आ रही बात समझ में। फुल साइज लिखा हो, मतलब अगर 10 स्केल लिखा होता तो फुल साइज अपना आंसर होता। अभी आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है which of the following scale may not give accurate measurements of a plan drawn on a paper due to shrinkage after few years। तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हमारी जो ग्राफिकल स्केल होती है वो अफेक्ट नहीं होती। तो ग्राफिकल स्केल सिर्फ ये अकेली स्केल है, ओनली स्केल दैट डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय श्रिंकेज, श्रिंकेज से अफेक्ट नहीं होती। तो ये अकेली ऐसी स्केल है हमारे पास। तो पूछा है मे नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अ प्लान। तो अगर ये श्रिंकेज से अफेक्ट नहीं होती तो हमारे पास गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट। क्या देती है ये, एक्यूरेट मेजरमेंट देगी। तो जरा देखो आप ये बताओ, इंजीनियर स्केल और ग्राफिकल स्केल, तो ग्राफिकल तो एक्यूरेट दे देगी, तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड ग्राफिकल स्केल, तो ग्राफिकल स्केल तो करेक्ट आंसर दे देगी, आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, इंजीनियर स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यही न्यूमेरिकल स्केल होती है जो आंसर गलत देती है आपके पास अगर आपकी ड्राइंग श्रिंक हो चुकी है तो। जहां से आपको अगर श्रिंकेज होता है, इफ श्रिंकेज अकर्स, तो हमें स्केल हैज टू बी रिफॉर्म्ड, स्केल फिर से बनानी पड़ती है। और स्केल जब फिर से बनानी पड़ती है तो उस केस में अगर आप बात करोगे
तो आपकी श्रंक स्केल बनेगी विच इज इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू व्हाट, इनटू बनता है हमारे पास ओरिजिनल स्केल। तो नई स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आपका जो वो श्रिंकेज से इफेक्ट निकल कर बाहर आएगा, मतलब रीडिंग सही आ जाएगी। क्लियर है बात? आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, इन अ प्लेन सर्वे द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन द सबटेंडेड कॉर्ड। तो देखो हमारे पास अर्थ सरफेस पर ये जो हमारे पास कॉर्ड होती है इसे कहते हैं हमारे पास सबटेंडेड कॉर्ड। तो अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में अगर फर्क देखा जाए तो ये होगा हमारे पास x किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर और ये होगा x किलोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस तब होता है हमारे पास, इन दोनों में डिफरेंस तब होता है जब हमारे पास हमारा अर्थ कर्व्ड करना चालू कर दे, और वो कर्वेचर हमें तब फील होता है जब हमारे पास ये x की वैल्यू लगभग 12 किलोमीटर के बराबर हो। कितनी हो? 12 किलोमीटर के बराबर। तो 12 किलोमीटर का अगर आपके पास, मतलब अगर आपको 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस फील होता है आपके सबटेंडेड कॉर्ड और आर्क लेंथ के बीच में, तो समझ जाना कि अर्थ का कर्वेचर इंपॉर्टेंट हो चुका है, अब मेजरमेंट में गड़बड़ियां आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आंसर तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनलार्जिंग स्केल। अभी बताया था मैंने एनलार्जिंग स्केल में, एनलार्जिंग स्केल में आरएफ क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। आरएफ ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि आपके पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, जो मैप का डिस्टेंस है आपके पास और जो ग्राउंड डिस्टेंस है आपके पास, इन दोनों में से इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है और ग्राउंड डिस्टेंस छोटा होता है। तो ऐसे में आपका आरएफ 1 से बड़ा आता है। क्या यहां पर आपके पास आरएफ 1 से बड़ा है? बिल्कुल सही बात है, आरएफ ग्रेटर देन 1 है। क्या यहां पर आपका आरएफ ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल 1 है। क्या इन दोनों में आपका आरएफ लेस देन 1 है? बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1 एंड 2 शुड बी दी करेक्ट आंसर। कहां है? सी। सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो इन सेशन के थ्रू काफी कुछ हम जानते हैं कि सवाल भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, काफी बाकी इंफॉर्मेशन भी पता चलती है, तो हम जो है वो साथ में रिवीजन भी साथ में होता चला जा रहा है। अगला सवाल पूछा है, अ स्केल ऑफ 1 इंच इक्वल टू 30 फीट मेंशन की गई है किसी ओल्ड मैप पर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। तो देखो करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल में जरा आप ये देख के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। सर ये 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और बेटा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है। सर ये मीटर में लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? सर इंच में लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सर फीट में लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हमें क्या बताने की जरूरत है, हमें स्केल में जो कि हमें 1 इंच दे रखा है और जो कि हमें 30 फीट दे रखा है, हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। हमें यह पता होना चाहिए कि 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर, और वहीं पर हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर होता है हमारे पास लगभग 30.3 फीट के बराबर। 1 मीटर होता है 30.3 फीट के बराबर। तो यहां से इसको हम करस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट कर तो सकते हैं, 3.3 या 3.28 मान लो, 3.28 फीट मान लो उसे। तो अब मुझे बताओ आपके पास 1 फीट में कितने मीटर हुए? 1 फीट में कितने मीटर होंगे? तो आपको यह भी पता लगाया जा सकता है, या फिर आपके पास जो है वो कैसे से कैलकुलेट करना उसको जरा समझ लेते हैं। तो मुझे बताओ आपके पास यहां पर
1 इंच में क्या लिखूंगा 2.54 सेंटीमीटर, नीचे लिखा है 30 फीट। तो 30 फीट को अगर मैं डिवाइड भी करता हूं, मतलब 30 फीट को एज इट इज लिखता हूं और इसको लिखता हूं क्या 1 सेंटीमीटर बटे 30 फीट बटे 2.54, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर ये कितना बन जाएगा, इस टू समथिंग फीट आ जाएगा, है ना। कितने फीट आ जाएगा ये जरा देख लेते हैं इसे। ये आ रहा है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 11.81 फीट, ठीक है। अब 11.81 फीट आएगा तो हमारे पास इसकी x मीटर की वैल्यू इक्वल टू 11.81 फीट। तो क्या यहां से x निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा x, रेसिप्रोकेट कर दो तो x हमारे पास कितना बन जाएगा 1/x इक्वल टू 30 बाय समथिंग, तो x इधर जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास 11.81 डिवाइडेड बाय 30.28 और फीट से फीट कैंसिल होगा, आंसर आएगा मीटर में। तो आंसर आएगा मीटर में, तो कितना आएगा ये, इसे देख लेते हैं। 11.81 डिवाइडेड बाय 30.28 comes out to be x equal to 0.38 मीटर। अब 0.38 मीटर आ रहा है तो हमारे पास हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.38 मीटर, राइट। मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया, वरना तो हम डायरेक्टली रिप्लेस भी कर सकते थे पर हमने रिप्लेस नहीं किया, वी एक्चुअली वांटेड टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो हमारे पास यहां से क्या 1 सेंटीमीटर 3 मीटर के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 1 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 सेंटीमीटर 4.5 मीटर, नहीं। 1 सेंटीमीटर 3.6 मीटर, नहीं। हमारे पास एक्चुअली में आंसर आ रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.38 मीटर के बराबर। तो हो सकता है कि भाई यहां पर कुछ गलती हो गई हो। आंसर कौन सा आएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.38 मीटर के बराबर। तो ये आंसर गलत दे रखा है, आंसर है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.38 मीटर के बराबर। सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द टुडेज सेशन और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी कुछ इस सेशन से सीखने को मिला होगा। ये हमारे पास हमारे अलग अलग तरह के कोर्सेज जो आप किसी भी टाइम पर एनरोल कर सकते हैं अगर आप ऐसे किसी सवालों से अपने आप को घेरे रखे हो। तो प्रिपरेशन को बेहतर करना है तो AEC प्लस के किसी भी कोर्सेज के थ्रू एनरोल करिए। अगर इसके अलावा आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे पास हमारे प्रैक्टिस बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं, जैसा कि आप जो है वो क्रैश कोर्स के थ्रू एनरोल कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज पढ़कर भी आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।